वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम काव्यखंड के अंतर्गत रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज कविता का अध्ययन करेंगे। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। सबसे पहले आपको संवेदनशीलता का अर्थ पता होना चाहिए कि संवेदनशीलता किसे कहते हैं। संवेदनशीलता का अर्थ होता है मन पर प्रभाव। जब किसी भी परिस्थिति का मन पर प्रभाव पड़ता है तो उसे संवेदनशीलता कहते हैं, चाहे वे सुखद परिस्थितियां हो या फिर दुखद। जब हमारे किसी अपने के जीवन में दुख होता है तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और जब उनके जीवन में सुखद परिस्थितियां आती हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में लखनऊ में हुआ। एमए करने के पश्चात पत्रकारिता क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। पत्रकारिता बेटा साप्ताहिक भी होती है, मासिक भी निकाली जाती है, 6 महीने में भी निकाली जाती है और वार्षिक भी निकाली जाती है। इन्होंने प्रतीक, वाक, कल्पना अनेक पत्रिकाओं में संपादक के रूप में कार्य किया, अर्थात संपूर्ण कार्यभार रघुवीर सहाय पर ही था। इनको कवि के रूप में अज्ञे जी के दूसरे तार सप्तक में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के सफल कवि माने जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने समकालीन समाज पर अपनी लेखनी चलाई। इनके काव्य में सामाजिक यथार्थ के प्रति विशिष्ट सजगता दृष्टिगोचर होती है। यथार्थ का अर्थ क्या होता है? यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता। इन्होंने समाज में आंखों से देखा, उसे ही अपने साहित्य में लिख डाला। इन्होंने सामाजिक अव्यवस्था, उस समय समाज की व्यवस्था, समाज में जो व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त थी, शोषण, विडंबना आदि का यथार्थ चित्रण किया। एक होता है बेटा शोषक वर्ग, एक होता है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग में अमीर लोग आते हैं, जमींदार लोग आते हैं, साहूकार लोग आते हैं। वे गरीबों पर शोषण करते थे, जिसमें जमींदार लोग, कर्मचारी लोग, मजदूर इन पर मनचाहा कर लेते थे और इन पर अत्याचार करते थे। इन्हीं का रघुवीर सहाय ने यथार्थ चित्रण किया। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में समकालीन समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसका भी चित्रण किया। इन्होंने लोकतंत्र की प्रत्येक गतिविधि का मार्मिक चित्रण किया, अर्थात इन्होंने जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था समाज में उसका चित्रण किया और लोकतंत्र की प्रत्येक गतिविधि का मार्मिक चित्रण किया। क्यों? क्योंकि ये अपने साहित्य के द्वारा जनता को जगाना चाहते थे, उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति सजग करना चाहते थे, ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्य के बारे में जागरूक हों और अपने अधिकारों के लिए लड़े। कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे दुर्बल, कमजोर, अपाहिज, शारीरिक रूप से कमजोर, रोचक, मजेदार, वास्ते, के लिए, इंतजार, प्रतीक्षा, फूली हुई आंख, आंसुओं से भरी हुई आंख, कसम, साहट, बेचैनी, अपंगता, शारीरिक रूप से कमजोरी, धीरज, धैर्य, दर्शक, देखने वाले, पाठक होता है पढ़ने वाले और दर्शक होता है देखने वाले। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मुख्य भाव क्या है, मुख्य विषय क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय की काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध में संकलित है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उसे रोचक बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। एक पीड़ित व्यक्ति के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को भी रेखांकित किया गया है। साथ ही कवि ने व्यंजना के माध्यम से ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया है जो अपने दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है,
किसी का व्यवसाय होता है और कोई मजबूरी में ऐसा कार्य करता है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती झेलते हुए लोगों के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त की है कि जब उनको कैमरे के सामने लाया जाता है तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी, उनको किस बात का एहसास होता होगा कि वे अपाहिज हैं, वे अपाहिज की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इस कविता में बताया है कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने और किसी भी पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन वाले दुर्बल और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अपने कैमरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, अर्थात सवाल पर सवाल पूछते हैं। उसे कैमरे के आगे बार बार लाया जाता है, उसे बताया जाता है कि वो अपनी मजबूरी को किस तरह व्यक्त करे। बार बार उससे अपाहिज होने के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि उसको अपाहिज होकर कैसा लगता है, तथा उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूर संचार वाले स्वयं प्रतिक्रिया व्यक्त करके बताते हैं, उनको स्वयं प्रदर्शित करके बताते हैं कि आप कैमरे के सामने ऐसा कीजिए। अनेक ऐसे संवेदनशील सवालों को पूछ पूछ कर उस व्यक्ति की आत्मा को झकझोर दिया जाता है, उसे रुला देते हैं। दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस व्यक्ति की आंसू भरी आंखों को दिखाया जाता है, किस तरह उसकी मजबूरी है कि वह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने दुख दर्द को बेच रहा है। इस प्रकार दूरदर्शन वाले बार बार ऐसे अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसकी मजबूरी को व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ उसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताता है कि जो टेलीविजन वाले हैं वे अपने आप को समर्थ शक्तिवान बताएंगे और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उसे रोचक बनाने के लिए दूरदर्शन कैमरे के सामने एक शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को लाएंगे, अर्थात अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे, उसे बंद कमरे में ले जाकर उससे अनेक सवाल पूछेंगे, अर्थात सवाल पर सवाल पूछेंगे। हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो क्यों? आप अपाहिज क्यों हुए? आपके अपाहिज होने का कारण क्या है? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है, जो आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो आपको दुख तो देता होगा, अर्थात ये बातें आपके मन को प्रभावित तो करती होगी। फिर उसके समक्ष अपने कैमरे को बड़ा करके दिखाते हैं ताकि उसे बड़ा दिखाया जाए। फिर इसी तरह उससे पूछेंगे कि आप हमें अपना दुख बताएं, आप हमें अपना दुख बताएं, जल्दी बताएं। कवि कहता है कि इस तरह टेलीविजन कैमरे के सामने शारीरिक रूप से कमजोर अर्थात दुर्बल व्यक्ति, दुर्बलता से युक्त व्यक्ति से अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वह अपनी मजबूरी, अपने दुखों को बता नहीं पाएगा, वह अपनी संवेदना किसी के समक्ष बयान नहीं कर पाएगा, अपनी लाचारी, अपनी विवशता को वह दूसरों के समक्ष बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, वह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछकर उसको रुला देते, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि टेलीविजन कैमरे के सामने
शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति से दूरदर्शन वाले पूछेंगे कि जरा सोच कर बताइए, जरा सोचिए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बार बार पूछकर कैमरे वाले इशारा करके, अभिनय करके, एक्टिंग करके उसको अपाहिज होकर बताते हैं कि उसे ऐसा लगता है। आप दर्शकों को यह बताइए, बार बार उस अपाहिज से ऐसे ही सवाल करते हैं, बार बार कोशिश करने की सिफारिश करते हैं कि जैसा हम कर रहे हैं आप वैसा ही कीजिए, वैसा ही अभिनय कीजिए। वह हमें सोच कर बताइए कि उसे अपाहिज या शारीरिक रूप से दुर्बल होकर कैसा लगता है, या वह कैसा महसूस करता है। कभी दूरदर्शन वालों पर कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग करते हैं और कहते हैं कि टेलीविजन कैमरे वाले ऐसे अपाहिज की भावनाओं को नहीं समझते और अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को अधिक से अधिक दर्शकों को अपनी तरफ खींचने के लिए वे बार बार ऐसे ही चुटीले बनाने वाले बार बार प्रश्न पूछते हैं कि अपाहिज से पूछते हैं कि उन्हें अपाहिज होने पर कैसा महसूस हो रहा है। और फिर दर्शकगण भी मनोरंजन करने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। कवि का कथन है कि उससे यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप उसके रो पड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। अर्थात दर्शकों से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप उसकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप बार बार उसके रो पड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न किसी भी दर्शक से नहीं पूछा जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख। फूली हुई आंख का मतलब है आंसू से भरी हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसम साहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कसम साहट का अर्थ है बेचैनी, अपंगता का अर्थ है शारीरिक रूप से कमजोरी। कवि कहना चाहता है कि हम टेलीविजन कैमरे के समक्ष अनेक प्रश्न उस व्यक्ति से पूछेंगे और उस अपाहिज व्यक्ति को रुला देंगे। उसके बाद हम दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी आंखों को बड़ी तस्वीर करके दिखाएंगे, उसे बड़ा बड़ा दिखाएंगे ताकि उसके रोने का कारण जनता जान सके। कवि का कहने का अभिप्राय यही है कि टेलीविजन कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता और उसे रोचक बनाने के लिए जो अपाहिज व्यक्ति की आंखों में जो दर्द होता है, जो आंखों उसकी आंसुओं से भरी हुई आंख होती है और उसके होठों पर जो उसके अपाहिजपन की बेचैनी होती है, उसको बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। उसकी बेचैनी को बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर करके दिखाएंगे ताकि दर्शकगण भी शारीरिक रूप से उस व्यक्ति की कमजोरी को, उसकी वेदना को समझ सके और उसे महसूस कर सके। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि टेलीविजन कैमरे के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बार बार अपाहिज को दिखाएंगे और दिखाते हैं। वे दर्शकगण से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप धीरज रखिए, हम एक और प्रयास करेंगे, आपके समक्ष अपाहिज की पीड़ा को दिखाएंगे कि वह किस तरह पीड़ा झेल रहा है। वे कहते हैं कि हम इस तरह से इस अपाहिज की वेदना का चित्र दिखाएंगे जिससे आप दर्शक और वह, अर्थात दर्शक और अपाहिज
दोनों एक साथ रोने लगेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे और दोनों ही एक साथ रोने लगेंगे। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि ये दूरदर्शन वाले बार बार किसी अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर दर्शकों को रुला देना चाहते हैं, या वह अपाहिज भी ऐसा चाहता है कि बार बार उसकी दुर्बलता देखकर दर्शक रोएं। उसके बाद दूरदर्शन वाले पर्दे पर समय की कीमत का बहाना बनाकर उस दृश्य को वहीं रोक देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के बाद अर्थात बंद होते ही हम दर्शकगण भी हंसते मुस्कुराने लगेंगे। कवि कहना चाहता है कि दूरदर्शन पर यह बताया जाता है, आप दर्शकगण सामाजिक भावना के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, और बेटा होता भी यही है। जब कोई धारावाहिक दिखाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई जिसे हम पूरा नहीं दिखा पाए। फिर वे धन्यवाद बोलकर अपने कार्यक्रम को समाप्त कर लेते हैं, उसे बंद कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है आपको कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मुख्य भाव समझ में आ गया होगा। जितनी भी आधुनिक युग की कविता है, सब में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और इस कविता में भी खड़ी बोली का प्रयोग प्रभावमयी है। इसमें तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद का सफल प्रयोग किया गया है, और स्थान स्थान पर अनुप्रास, अलंकार आदि का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।